हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर के माध्यम से जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जो पहला लेक्चर डाला गया था उसी का ये सेकंड लेक्चर है। अगर आप पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो कृपया करके उस पहले लेक्चर को देख लें, जिसमें हमने जियोमॉर्फोलॉजी के पूरे जो चैप्टर है, जिसको भू आकृति विज्ञान के नाम से जाना जाता है, उसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत मेनली 4 बड़े बड़े टॉपिक आपको करने होते हैं। एक को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, सेकंड वाले को हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, एक चैप्टर इसी में आता है क्लाइमेटोलॉजी और एक चैप्टर इसी में आता है आपका ओशियोनोग्राफी। तो ये टोटल 4 मुख्य चैप्टर है और इन चारों को कंबाइंड रूप से ही हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। अगर इसमें हम बात करें तो स्पेशली जियोमॉर्फोलॉजी का लेक्चर 1 अपलोड किया गया है इसी यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। अब इससे संबंधित जो क्लास नोट्स होगा, क्योंकि हमारा जो रेगुलर क्लास चलता है 9 से 10, उसी के ये क्लास का रिकॉर्डिंग है, तो इसका जो आपको रेगुलर अगर नोट्स चाहिए तो फिर अगर हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से हम इसको वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो कृपया वहाँ से आप नोट्स को ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे टॉपिक समझने पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसा आपको भी पता है कि ज्योग्राफी एक प्रकार का भी साइंस ही है, तो जितना बेहतरीन तरीके से समझेंगे उतना बेहतरीन तरीके से आप इसके क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए चैप्टर चालू करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी का। इसके पहले एक छोटी सी सूचना है, ये बिहार लोक सेवा आयोग के 69वें बीपीएससी के लिए हम लोगों ने एक प्लान किया है, पूरे एलसीएस टीम ने ये प्लान किया है कि 30 सितंबर को जो पेपर होने वाला है, इसके लिए हमने एक सुपर 30 बैच लॉन्च किया है, जिसके लिए एक बेसिक टेस्ट हम लेंगे। जो संडे को ये टेस्ट होगा 2 जुलाई को 8 से 10। इसके लिए एक बेसिक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जिसको आगे हम बताएंगे, ठीक है। मतलब इस दिए गए नंबर पे आप अपना नाम और फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखकर आप अपना टाइप करके उसको सेंड करेंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। चाहे टेक्स्ट मैसेज कर लें, चाहे व्हाट्सअप कर लें, जो भी हो आप यहाँ से कर लेंगे। और ये टेस्ट है आपका, अगर बात करें तो ये टेस्ट आपका होगा 2 जुलाई को 8 से 10 ये टेस्ट होगा। अगर टेस्ट में आप 50% मार्क्स लाते हैं तो ये पूरा क्लास आपके लिए फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे नोट्स, क्लास, सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। बस ये 50% की क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट होगा, बीपीएससी पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी देनी थी, थोड़ा सा इसको आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पीछे क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी का सामान्य सा मतलब होता है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, मॉर्फो का मतलब फॉर्मेशन या निर्माण, और आकर की। तो पृथ्वी के निर्माण और पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली स्थलाकृतियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान। तो इस टॉपिक के अंतर्गत स्पेशली पृथ्वी का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ और पृथ्वी के सरफेस के ऊपर जो पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, स्थलाकृतियां मतलब पर्वत, पठार, मैदान वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत पढ़ना क्या होता है, तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत इतना सारा टॉपिक आपको करना होता है। पीछे लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। सबसे पहला टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फिर इसमें चट्टान, रॉक्स के बारे में आप पढ़ते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, समुद्र अधः स्थल संसरण सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, पर्वत, पठार, मैदान, विविध। तो ये सारे टॉपिक आपको करने होते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। आज के इस लेक्चर में और पीछे वाले लेक्चर को मिलाकर ये वाला टॉपिक हम फिनिश करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ये टॉपिक है 9 बजे वाले क्लास के, हमारे ज्योग्राफी के ही क्लास का ये सपोज कर लीजिए कि एक लेक्चर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या कुछ बातें हैं। अब देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी क्यों लेना है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, अब देखो, पृथ्वी के ऊपर स्थलाकृति को पढ़ना है और पृथ्वी के ऊपर जो भी स्थलाकृति बनेगा उस स्थलाकृति को बनने में कहीं ना कहीं नीचे से लगने वाले बल का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए सबसे पहले जियोग्राफर्स ने ये जानने का प्रयास किया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से कौन कौन से बल लगते हैं, वो किन किन कारणों से ये सारे बल लगते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेना क्या है, जरूरी है। इसलिए सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी लेने की बात की गई। आंतरिक संरचना जानने के लिए 2 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष स्रोत जिसमें खनन और ज्वालामुखी को शामिल किया जाता है, और प्रत्यक्ष स्रोत में मतलब तापमान, घनत्व, दाब, भूकंप, उल्काएं, इन सबको शामिल किया जाता है। थोड़ी बात कर लेते हैं खनन यानी प्रत्यक्ष स्रोत। खनन मतलब कि मान लो कि ये पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या मान लो कि आपको पता है कि 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। अब ये त्रिज्या में खनन करके अब आप पृथ्वी के ऊपर से नीचे यहाँ पे खनन करेंगे तो यहाँ पे केंद्र तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है।
तो अभी तक जो खनन हुआ है, तो अगर साउथ अफ्रीका में अगर बात करें तो 3-4 किलोमीटर तक ये सोने की खानों में खनन हुआ, जहाँ से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ जानकारी ली गई है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो अभी तक का सबसे गहरा गड्ढा कोला प्रायद्वीप के अंतर्गत जो अंटार्कटिका आर्कटिक महासागर में कोला प्रायद्वीप, वहाँ पे सबसे गहरा गड्ढा खोदा गया है। अब इसके साथ कंडीशन है कि मानव पृथ्वी के सेंटर तक नहीं जा सकता, इसलिए खनन के साथ ये कुछ क्राइटेरिया है, मतलब लिमिटेशंस है। दूसरा प्रत्यक्ष स्रोत है ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी आपको पता है कि पृथ्वी के सरफेस वह केंद्र या दरार या छिद्र या दरार जहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। अब मान लो कि पृथ्वी के अंदर जानकारी लेना है, और पृथ्वी के अंदर ये लावा पृथ्वी के अंदर से ही बाहर निकल रहा है, तो आसानी से मान लो कि यहाँ से बाहर निकला, तो हम अंदर के बारे में जानकारी चाहते हैं और वही चीज़ बाहर आ गया, तो फिर इसको स्टडी करके इसका अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ लिमिटेशंस है कि ये पता ही नहीं चल पाएगा कि ज्वालामुखी कितने नीचे से आ रहा है, इसलिए इसके साथ भी थोड़ा सा सीमाएँ हैं या फिर लिमिटेशंस है। आगे बात करें अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत में तापमान, घनत्व, दाब, ये सबको शामिल किया जाता है। इन तीनों के साथ कंडीशन है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा ये तीनों बढ़ती है, मतलब तापमान नीचे जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, और प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वैसे ही घनत्व है, नीचे जाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, यानी क्रस्ट के ऊपर सबसे ऊपर डेंसिटी या घनत्व सबसे कम होगा और कोरोड या कोर में डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, तो इस तरह से घनत्व भी बढ़ता है। प्रेशर मतलब प्रेशर भी बढ़ता है, यानी दाब भी बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह से भूकंप या उल्काएं, तो उल्काएं देखो, जब यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई तो ग्रह, उल्काएं, ये सब का बनने का प्रोसेसर एक ही जैसा था। तो कभी कभी उल्का क्या होती है ना, पृथ्वी पे आकर गिर जाती है, तो फिर उसको अध्ययन करके हम थोड़ा सा पृथ्वी के आंतरिक बारे में जानकारी देख सकते हैं। तो इन सभी स्रोतों के आधार पर इसका पहले चैप्टर वाले में चर्चा काफ़ी बेहतरीन तरीके से पहले वाले लेक्चर में हुआ है, ये थोड़ा सा आपने रिवीजन कराया है, फिर भी आप इसको समझ सकते हैं। इन सभी स्रोतों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों को 2 तरीके से विभाजित किया जाता है। एक होता है रासायनिक परतें और दूसरा होता है यांत्रिक परतें। यानी पृथ्वी के अंदर परतों की बात करें तो इसको 2 प्रकार से डिवाइड करेंगे हम, रासायनिक और यांत्रिक। रासायनिक परतों में बात करें तो आपका पहला जो परत होगा वो होगा भूपृष्ठ, या इसी को भूपर्पटी या इसी को बोलते हैं क्रस्ट। दूसरा की बात करें तो इसको हम बोलते हैं परवार और इसको लिखते हैं मेंटल। किसके आधार पे? रासायनिक परतों के आधार पे। उसके बाद से कोड या कोर या क्रोड इसको बोलते हैं, सबसे नीचे वाला भाग। अगर यांत्रिक परतों के आधार पर देखें तो सबसे ऊपर है आपका स्थल मंडल, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्थल मंडल सबसे पहला। उसके नीचे जाएंगे तो दुर्बलता मंडल, उसके नीचे जाएंगे तो मध्य मंडल, उसके नीचे जाएंगे तो बाह्य कोर और उसके नीचे जाएंगे तो आंतरिक कोर। तो इस प्रकार से जियोग्राफर्स ने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इस आंतरिक संरचना के बारे में 2 प्रकार से बताया। एक बताया कि ये रासायनिक परतों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक परतों का विभाजन है। एक बताइए यांत्रिक परतों के आधार पर मतलब विभाजन किया गया है। रासायनिक परतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर है क्रस्ट, नीचे उतरेंगे तो वहाँ से मिलेगा आपको मेंटल, और नीचे जाएंगे तो सबसे नीचे मिलेगा कोर या क्रोड। अगर यांत्रिक परतों पे बात करें तो सबसे पहले आपको मिलेगा लिथोस्फीयर, उसके बाद से मिलेगा स्टेनोस्फीयर, और नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा मीजोस्फीयर, और नीचे जाएंगे तो आउटर कोर, फिर नीचे कोर। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से डिवीजन किया गया। आइए थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि ये कैसे कैसे डिवीजन किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं भूपृष्ठ के बारे में। भूपृष्ठ के बारे में सबसे पहले बात करते हैं भूपृष्ठ। अब देखो भूपृष्ठ किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। भूपृष्ठ किसको कहते हैं? भूपृष्ठ, अब ये मान लो कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी। अब पृथ्वी की ये जो बाहरी परत है, बाहरी परत, ये वाला बाहरी जो परत है, बाहरी परत, इसी को हम क्या बोलते हैं? भूपृष्ठ बोलते हैं। ये बाहरी वाला जो परत है उसी को भूपृष्ठ बोलते हैं। कहने का मतलब इसका भी इतना शेप हम निकाल रहे हैं, इतना शेप, तो ये बाहरी वाला परत क्या होगा? भूपृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि पृथ्वी का इतना शेप हमने बाहर निकाल दिया, इतना शेप, तो ये वाला भाग जो होगा, ये वाला भाग, ये सुपर का 30 किलोमीटर तक का एरिया, ये आपको भूपृष्ठ के नाम से जाना जाता है। तो भूपृष्ठ या भूपर्पटी किसको बोलते हैं? तो पृथ्वी के सबसे बाहरी परत जो कठोर चट्टानों से निर्मित है, उसी को हम भूपृष्ठ के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसकी जो गहराई है, भूपृष्ठ की जो मोटाई है, मोटाई वो अलग अलग, मान लो कि महाद्वीप है, महाद्वीप, तो महाद्वीपों पर इसकी मोटाई है। महाद्वीप, मान लो कि यहाँ पे कोई महाद्वीप है, महाद्वीप मतलब कि जहाँ पे स्थल खंड है, तो वहाँ पे इसकी मोटाई है 30 किलोमीटर। जहाँ पे महासागर है, मान लो कि यहाँ पे महासागर, तो देख रहे हैं यहाँ पे मोटाई कितना है? 5 किलोमीटर। लेकिन कहीं पे माउंटेन है, तब इसकी मोटाई कितना है? 70 किलोमीटर। एनसीईआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग ये बातें हैं।
कहने मतलब भूपृष्ठ की मोटाई सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो माउंटेन के नीचे, उससे कम अगर बात करें तो आपको मिलेगा महाद्वीपों के नीचे, और सबसे बात करें कम तो कहाँ मिलेगा, महासागरों के नीचे। आगे सारी चीज़ें हम एक फिगर में देखेंगे, ठीक है, परेशान ना हो, ठीक है। तो वही लिखा है महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर, महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर, और पहाड़ों के नीचे कितना किलोमीटर है, 100 मतलब 70 किलोमीटर है। अब जो इसमें दो बातें और समझ लीजिए कि जो महाद्वीपीय भूपृष्ठ है, महाद्वीपीय जो भूपृष्ठ है वो बना हुआ है आपका ग्रेनाइट का, और जो महासागरीय भूपृष्ठ है ये आपका बना हुआ है किसका, बेसाल्ट का। तो भूपृष्ठ जो है उस भूपृष्ठ का जहाँ पे महाद्वीप है वो बना है ग्रेनाइट का, और जहाँ पे महासागर है वो बना है बेसाल्ट का, ठीक है। इस भूपृष्ठ के अंतर्गत सिलिका और एल्युमिनियम ज़्यादातर पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम सियाल या SIAL सियाल के नाम से भी जानते हैं। तो 4-5 बातें मोटी मोटी इसमें दिमाग में रखना है। भूपरपट्टी ये 30 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, ग्रेनाइट मतलब महाद्वीपीय भूपृष्ठ ग्रेनाइट का, महासागरीय भूपृष्ठ किसका, बेसाल्ट का, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद से सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिकतम पाए जाने के कारण इसको सियाल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया भूपृष्ठ के बारे में। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी आपको मिलेगी कि भूपृष्ठ को एक शब्द आपको सुनने को मिलता है ज्योग्राफी की भाषा में, जिसको हम बोलते हैं असंबद्धता, या इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता क्या होता है। असंबद्धता की अगर ये डिसकंटिन्यूटी कब, देखो पृथ्वी के जैसे जैसे आंतरिक भागों में जाएंगे आपको पता है कि नीचे नीचे घनत्व तो बढ़ता जाएगा। अब इस घनत्व के नीचे परिवर्तन के कारण कुछ ज्योग्राफर्स ने ऐसा बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाने पे कुछ परिवर्तन होता है। तो ये असंबद्धता के मतलब कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में होने वाले परिवर्तन को ये प्रदर्शित करता है। असंबद्धता कुछ नहीं है, बस इतना शॉर्टकट में समझिए। डिसकंटिन्यूटी मतलब पृथ्वी के आंतरिक भागों में होने वाले परिवर्तन को क्या करता है, बताता है। इसका नाम ये कंटिन्यूटी मतलब लगातार, इसमें लग गया डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी मतलब जो प्रक्रिया चल रहा होगा उसमें ये बाधा करेगा और वहाँ से दूसरा माहौल क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो भूपृष्ठ के अंतर्गत एक असंबद्धता पाई जाती है जिसका नाम है कोनराड असंबद्धता। हालांकि इसको सब आगे एक फिगर में देखेंगे, जो ऊपरी भूपृष्ठ को दो भागों में बांट देता है, एक ऊपरी भूपृष्ठ और एक निचली भूपृष्ठ, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे बोर्ड पे देखो, मान लो कि ये पृथ्वी का एक भाग हमने काट कर बाहर निकाला और ये आपका भूपृष्ठ हो गया, तो ये बीच में आपको मिलेगा कोनराड असंबद्धता, जो भूपृष्ठ को दो भागों में बांट देगा। ये हो जाएगा अपर क्रस्ट और ये हो जाएगा लोअर क्रस्ट, और ये बीच में जो असंबद्धता, इसी असंबद्धता को हम नाम देंगे कोनराड असंबद्धता। अब आप सोच रहे हैं इसका नाम कोनराड असंबद्धता क्यों पड़ा, इसलिए क्योंकि इसको खोजा था एक ज्योग्राफर्स ने जिसका नाम था कोनराड, इसलिए इसका नाम रख दिया गया कोनराड असंबद्धता, ठीक है। इतना समझ गए। नेक्स्ट आइए कुछ और बातों पे बात करते हैं। तो डिसकंटिन्यूटी समझ गए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं परवार या मेंटल के बारे में। मेंटल, अब देखो मेंटल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के अंतर्गत जो क्रस्ट के नीचे वाला भाग है 30 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर तक का जो एरिया पाया जाता है उसको हम बोलते हैं मेंटल, या हिंदी में इसको बोलते हैं परवार, ठीक है, मेंटल। अब यहाँ पे भी ये असंबद्धता जिसको अपर मेंटल और लोअर मेंटल में बांट देता है, यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम ज़्यादा पाए जाने के कारण इसको हम सीमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर का जो एरिया है इसी को हम मेंटल के नाम से मेंटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। असंबद्धता को सब एक ही साथ हम देख लेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक तीसरा होता है जिसका नाम है कोर, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे एक तीसरा होता है कोर या क्रोड, कोर। तो ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। मान लो कि पृथ्वी है तो सबसे ऊपर हो गया आपका भूपृष्ठ, उसके बीच में हो गया मेंटल, और मेंटल उसके बाद से आगे जाएंगे तो 2900 से लेकर ये 6370 किलोमीटर तक ये वाला भाग मिलेगा, उसी को हम कोर या क्रोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी असंबद्धता मिलेगा जो दोनों को भागों में बांटेगा। यहाँ पे निकेल और फेरस की अधिकता या लोहे की अधिकता होने के कारण इसको निफे के नाम से जानते हैं, किसको, कोर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिगर में, ये देखिए आपको क्रस्ट दिख रहा है, फिर मेंटल दिख रहा है, फिर आउटर कोर दिख रहा है, फिर इनर कोर दिख रहा है। तो ये आपका पृथ्वी का इतना भाग यहाँ से काट कर क्या किया गया, बाहर निकाला गया। इस फिगर में सारी चीज़ों को हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये पृथ्वी का एक भाग को हमने बाहर निकाला है, और एक भाग को बाहर निकाल कर यहाँ पे देखेंगे कि पृथ्वी का ये देखो 30 किलोमीटर तक ये हो गया क्रस्ट, फिर ये वाला भाग हो गया 30 से लेकर 2900 मेंटल, 2900 से लेकर 6370 तक ये हो गया आपका क्या, कोर या क्रोड। यहाँ पे असंबद्धता जो भूपृष्ठ को दो भागों में बांटेगी उसको हम बोलेंगे कोरनाड,
ये आपको देखो, ये बीच में है, यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है उसको हम बोलते हैं मोहो असंबद्धता। फिर मेंटल को दो भागों में बांटने वाली एक असंबद्धता है जिसको बोलते हैं रिपेटी असंबद्धता। फिर मेंटल और कोर को दो भागों में बांटती है गुटेनबर्ग असंबद्धता। और फिर कोर को दो भागों में बांटती है लेहमैन असंबद्धता। इसके लिए एक ट्रिक है CMRG लिए, ठीक है, आप ऐसे सोच सकते हैं। अब इसको अपने नाम से कुछ भी रख सकते हैं, सपोज कर लेते हैं, हम रख लेते हैं चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी, चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी के लिए। तो के लिए मतलब C फॉर कोरनाट, M फॉर मोहो, R फॉर रिपेटी, G फॉर गुटेनबर्ग और लिए फॉर लेहमैन, ठीक है। तो इस तरह से कुछ निमोनिक्स बनाने होते हैं चीज़ों को याद करने के लिए, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब नीचे नीचे जैसे जाएंगे डेंसिटी या घनत्व तो बढ़ेगा। तो सबसे ऊपर है 2.9 और सबसे नीचे है घनत्व इसका 13.6 और पृथ्वी का एवरेज घनत्व है 5.5, ठीक है। क्रस्ट के अंतर्गत सिल्का और एल्युमिनियम पाया जाता है इसलिए इसको सियाल, मेंटल के अंतर्गत सिल्का और मैग्नीशियम पाया जाता है इसलिए इसको सीमा, और कोर के अंतर्गत निकेल और फेरस पाए जाते हैं इसलिए इसको नेफे के नाम से जानते हैं। तो ये जो विभाजन है पृथ्वी का आंतरिक विभाजन, ये रासायनिक परतों के आधार पर पृथ्वी का आंतरिक विभाजन किया गया है, रासायनिक परतों के आधार पे। आइए अब हम देख लेते हैं कि आंतरिक परतों के आधार पर लिथोस्फीयर क्या होता है, स्टेनोस्फीयर क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। और अगले वाले लिथोस्फीयर और स्टेनोस्फीयर को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहीं से आगे आपको कंसेप्ट बनकर धीरे धीरे निकलेगा और इस कंसेप्ट को हम आगे चलकर प्लेट टेक्टोनिक्स में मतलब पढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहले लिथोस्फीयर के अंतर्गत अब प्लेट वगैरह समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, अब देखो पृथ्वी की आंतरिक परतें, और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्थल मंडल के बारे में या लिथोस्फीयर के बारे में, ठीक है। तो पृथ्वी का सबसे बाहरी परत जिसकी औसतन मोटाई 100 किलोमीटर है और वो दृढ़ कठोर चट्टानों से निर्मित है, इसको हम बोलते हैं स्थल मंडल, इसको बोलते हैं हम लिथोस्फीयर। तो पृथ्वी का सबसे बाहरी परत जो 100 किलोमीटर मोटा है और कठोर चट्टानों से निर्मित है, इसको हम बोलते हैं कौन सा स्फीयर, लिथोस्फीयर। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो संपूर्ण भूपृष्ठ, जैसे ये बात करो तो ये को 30 किलोमीटर तो ये हो गया क्रस्ट, फिर 2900 किलोमीटर तक क्या हो गया, मेंटल। तो अगर स्थल मंडल में बात करें तो पूरा भूपृष्ठ ये 30 किलोमीटर आ गया, 70 किलोमीटर ये वाला क्षेत्र आपका कौन आ गया, मेंटल वाला। तो दोनों क्षेत्र इसमें शामिल है। तो इसके निर्माण में संपूर्ण भूपृष्ठ है और मेंटल का कुछ हिस्सा इसमें क्या है, शामिल है। इतना बात समझ गए। तो मेंटल का कुछ हिस्सा शामिल है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं स्थल मंडल, ठीक है, स्थल मंडल। अब देखो नेक्स्ट बातें समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब मान लो कि पृथ्वी का स्थल मंडल है 100 किलोमीटर मोटा। अब पृथ्वी का ये बीच वाला भाग स्टेनोस्फीयर, अभी आगे समझेंगे। अभी इस स्थल मंडल पूरा एकदम मतलब सिमिलर था, इसमें कोई टूट फूट नहीं था, लेकिन नीचे स्टेनोस्फीयर में टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ पे पाया जाता है मैग्मा। मैग्मा कैसे बनता है आगे अभी स्टेनोस्फीयर में समझेंगे। स्टेनोस्फीयर में क्या होता है, मतलब स्थल मंडल के नीचे एक दुर्बलता मंडल है जिसको हम बोलते हैं स्टेनोस्फीयर। स्टेनोस्फीयर में पाए जाते हैं कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियोधर्मी पदार्थ। ये रेडियोधर्मी पदार्थ से बहुत बड़े पैमाने पर एनर्जी निकलता है और एनर्जी यहाँ पे लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अभी जो एनर्जी यहाँ से निकलता है तो यहाँ पे उपस्थित जो चट्टानें हैं ना, उन चट्टानों को ये मेल्ट कर देता है या पिघला देता है, परंतु न तो पूरी तरह से वाटर बना पाता है, न तो पूरी तरह से अर्धगलित अवस्था में, मतलब सपोज करो कि कीचड़ की अवस्था में परिवर्तित कर देता है। और दुर्बलता मंडल में इन्हीं पिघले हुए पदार्थों को या इन्हीं पिघले हुए चट्टानों को हम किस नाम से जानते हैं, इन्हीं पिघले हुए चट्टानों को हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। अब ये मैग्मा क्या करता है, इसको तोड़कर यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करता है और यहाँ से तोड़कर निकलने का प्रयास करता है। तो तोड़कर निकला कि यहाँ से बहुत जगह पे निकला और निकलने के बाद से इसको तोड़कर क्या कर दिया, इस स्थल मंडल को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। तो ये निकलने वाले ज्वालामुखी ने इस स्थल मंडल को अलग अलग जगहों से तोड़ दिया है और ये अलग अलग जगहों से टूटे हुए स्थल मंडल के टुकड़े ही किस नाम से जाने जाते हैं, प्लेट। खाने वाला प्लेट नहीं, नाश्ता वाला प्लेट नहीं, स्थल मंडल के प्लेट के नाम से इसको जाने जाते हैं। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं जब तक समझ में आएगा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिएगा प्लेट कैसे बना। तो स्थल मंडल पहले वो पूरा पैर मतलब पूरा एक साथ था, लेकिन नीचे से निकलने वाले ज्वालामुखी ने इसको जगह जगह से क्या कर दिया, तोड़ दिया तो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो गया और स्थल मंडल के यही टुकड़े, टूटे हुए टुकड़े क्या कहलाते हैं भाई, प्लेट कहलाते हैं। कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट आइए समझ लेते हैं कि थोड़ा सा
दुर्बलता मंडल क्या होता है? दुर्बलता मंडल, क्योंकि यहाँ पे रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं, रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं, रेडियो सब्सटेंस, और बड़े पैमाने पर यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? बाहर निकलती है और 1900 डिग्री सेल्सियस तक एनर्जी पहुँच जाती है और यहाँ पे उपस्थित चट्टानों को इसको पिघला दिया जाता है और ये पिघले हुए चट्टानों को हम किस नाम से जानते हैं? मैग्मा। और यही मैग्मा जब जमीन पे आता है या सरफेस से बाहर निकलता है तो इसको हम बोलते हैं लावा। आइए देखते हैं ये पूरा प्रक्रिया कैसे होता है। अब देखो, ये सपोज करो कि ये ग्रीन कलर का जो दिखाया गया है ये सब आपका मैग्मा है। ऊपर वाला क्या है? स्थल मंडल, ये है दुर्बलता मंडल। यहाँ पे बहुत सारे ये मैग्मा है, यहाँ पे मैग्मा। अब ये मैग्मा क्या करता है? ये देखो रेड वाला, ये मैग्मा यहाँ से बाहर निकलता है, संवहनीय धारा इसको बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट इसको बोलते हैं। संवहनीय धाराओं के माध्यम से ये बाहर निकलेगा। अगर स्थल मंडल मजबूत है तो ये फिर घूमकर फिर इसी जगह पे दोनों घूम के निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर स्थल मंडल कमजोर है तो इसको तोड़ कर ये क्या कर देगा? बाहर निकल जाएगा और इसी को हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। तो इस स्थल मंडल के अंतर्गत बहुत सारा मूवमेंट है, मतलब इसके अंतर्गत गति है। गति क्यों है? तो इन कन्वेंशनल करंट के अंतर्गत इसमें गति है, ठीक है। और गति की वजह से ये प्लेट एक उस पे ऊपर क्या कर रहा है? फिसल रहा है। तो जो भी दुर्बलता मंडल है, दुर्बलता मंडल के ऊपर स्थल मंडल का प्लेट ऐसे क्या कर रहा है? फिसल रहा है। कंसेप्ट को समझ में आ रहा है? क्यों फिसल रहा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे द्रव है। द्रव क्यों है? तो यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस है। 1900 डिग्री सेल्सियस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं जहाँ से बड़े पैमाने पर एनर्जी मिलता है और एनर्जी इसको क्या कर देता है? पिघला देता है। तो मैग्मा में परिवर्तित, और मैग्मा के ऊपर ये स्थल मंडल या फिर प्लेट के ये टुकड़े भी फिसलते रहते हैं, जिसको हम आगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में करेंगे। तो ये इतना क्लास आप देख लीजिए। इसके बाद से हमारा जो नया कंसेप्ट होगा वो हम बात करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कल के लेक्चर का वो विषय है, उसको भी वीडियो डाला जाएगा। उसके बाद से प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी वगैरह करके प्रक्रिया आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो लेक्चर को देखिए, अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए नीचे आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। आगे इस लेक्चर का पूरा कंटिन्यूअस वीडियो मिलेगा, पूरा चैप्टर हम यूट्यूब के माध्यम से आपको देने का प्रयास करेंगे। और इससे संबंधित जो भी नोट्स है वो टेलीग्राम पे डाला जाएगा। टेलीग्राम का लिंक और इसके पहले वाले लेक्चर का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाला जाएगा। आप जाकर वहाँ से पहले उसको चेक कर लीजिए और पहले वाले लेक्चर को भी अच्छा से आप देख लीजिए। नोट्स आप साथ साथ बनाते चलिए, बहुत बेहतर होगा। आगे चल के चीज़ें और भी समझ में, कोई समझ में दिक्कत हो तो दिए गए शुरुआत में नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो थोड़ा बहुत पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का छोटा सा एक लेक्चर जिसमें बहुत बड़े कंसेप्ट को हम समझे। पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में, दो प्रकार से विभाजन, रासायनिक और फिर हम बात करें तो यांत्रिक, ठीक है। ठीक, एक ये लास्ट वाला एक फिगर है, इसको देख लीजिए। पृथ्वी के ये 5 भागों में यांत्रिक परतें, स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल, बाह्य कोर, आंतरिक कोर, ठीक है। इसका यहाँ पे सब लिखा हुआ है, 100 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 27, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ठोस है, फिर द्रव है, ठोस है, फिर द्रव है, फिर लास्ट में जाकर ठोस है। दुर्बलता मंडल में मैग्मा ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको मैग्मा चैम्बर या लो वेलोसिटी जोन भी कहते हैं। इन दोनों को कंबाइंड रूप से बेरी मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसी स्थैनोस्फीयर के अंतर्गत बहुत सारे मैग्मा या द्रव पाया जाता है जिसके ऊपर ये स्थल मंडल क्या करता है? फिसलता है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर है। कल महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और फिर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में।